ठीक है, देखिए हम लोग डेवलपमेंट देख रहे थे और डेवलपमेंट पता चला हम लोग को क्या, इट इज सम ऑफ ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी, है ना। और ग्रोथ कैसे हो रहा था, बाय प्लास्मेटिक ग्रोथ। और प्लास्मेटिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म, ये जस्ट रिवीजन हो रहा है इसलिए आप ध्यान से देखें, है ना। इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म बढ़ कैसे सकता है, बाय टू वेज। पहला, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज इन द प्लांट सेल, जो एग्जिस्टिंग है। एक ये तरीका हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट सेल है वो अपना फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका साइटोप्लाज्म वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो सकता है, यानी प्लास्मेटिक ग्रोथ। दूसरा मेथड हो सकता है कि द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। तो अगर सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से प्लास्मेटिक ग्रोथ हो सकता है। मैच्योरिटी, और एक चीज, मैच्योरिटी कैसे आ रहा है, ये पहले होगा डिफरेंशिएशन, देन डी डिफरेंशिएशन, देन री डिफरेंशिएशन। ठीक है। और ये पैटर्न फॉलो किया जाता था बाय द डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। और दूसरा जो था केवल और केवल डिफरेंशिएशन, ये पैटर्न फॉलो किया जाता था बाय मोनोकॉट्स। यहां तक हम लोग जानते थे, पिछले क्लास का आउटपुट यही है ना। तो डेवलपमेंट किस चीज का सम है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी का। और मैच्योरिटी हासिल करने के दो तरीके, जो कि ज्यादातर डेवलप प्लांट्स करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट, जो एंजियोस्पर्म के एक टाइप है। और दूसरा जो ज्यादा डेवलप एंजियोस्पर्म है, जिन्हें मोनोकॉट कहा जाता है, मोनोकॉट का स्टाइल है कि वो केवल डिफरेंशिएट करके, क्योंकि देखते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होता नहीं है, सो हाउ कम दे विल डू डी डिफरेंशिएशन, यानी वापस डिवाइडिंग स्टेज में अपने मैच्योर सेल्स को कैसे भेजेंगे, नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो केवल डिफरेंशिएशन तक ही रह जाएंगे और ऐसे उनका ग्रोथ होता है, मतलब डेवलपमेंट आता है। तो दिस इज हाउ वी हैव सीन। नाउ डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। देयर आर फैक्टर्स अपॉन which the development depends। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। चलिए, तो हम लोग पहुंचे कि कौन से फैक्टर्स होंगे जो डिटरमिन करेंगे कि डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए। और इस डेवलपमेंट के दौरान हम लोग को दो चीज नजर आएगा, एक उसका ग्रोथ और दूसरा उसका डिफरेंट स्टेज। देखिए, किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग ही है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ज्यादातर करके किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे माहौल में है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेजर्ट एरिया में कोई बिल्डिंग खड़ा करना चाह रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग टू दैट पाइलिंग होगा, है ना, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जो सैंडी सॉइल है वो तो किसी भी चीज को लंबे समय तक टिकने नहीं देगा क्योंकि उसमें ही होल्डिंग पावर नहीं है। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि मतलब मेन लैंड में अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो बिल्डिंग प्लान है वो अलग होगा। उसी तरह से अर्थक्वेक प्रोन जोन में अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमारा बिल्डिंग का वेट क्या होना चाहिए, कम, तो उसमें पिलर्स ज्यादा यूज करेंगे ताकि अगर उसमें शेकिंग हो तो वो उसको सस्टेन कर सके। उसी तरह से अगर स्टॉर्मी एरिया में जहां बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है वहां पे अगर करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा एरोडायनामिक्स घुसाने की कोशिश करते हैं ताकि तेज हवा का झोंका है तो अगल बगल से निकल जाए, ताकि हवा का डायरेक्ट फोर्स उसके ऊपर ना पड़े। जैसे आप देखते होंगे जितने भी स्पीड बाइक्स हैं उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है आगे की तरफ नुकीला होना, इसको कहते हैं एरोडायनामिक बॉडी बनाना। फ्लाइट्स देखिए, प्लेन देखिए, आगे की तरफ नुकीला होगा, कभी भी आगे की तरफ ब्रॉडनेस नहीं होगा। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंड से जो एयर आ रहा है वो थर्स्ट देगा, तो थर्स्ट बढ़ जाएगा अगर आप सरफेस ज्यादा देंगे, सिंपल प्रिंसिपल, जिसमें फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगता है। प्रेशर अगर घटाना है तो हम क्या करते हैं, एरिया घटा दें, प्रेशर बढ़ाना है एरिया बढ़ा दीजिए। और इसी प्रिंसिपल पे तो शीट ऑफ मतलब मेटल्स वो तैरने लगते हैं और पिन जैसे मेटल्स डूब जाते हैं, सिंक करते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि मतलब एरिया और प्रेशर के बीच में हम लोग कैसा रिलेशनशिप पा रहे हैं, या अगर एरिया छोटा हो रहा है तो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कहने का मतलब है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन प्लान पे असर डालता है। उसके बाद मान लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्लान किए, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कहीं कुछ कमी आ गई, ह्यूमन एरर हो सकता है, मतलब सैंड कम पड़ रहा था, सीमेंट ज्यादा डाल दिया, वेट बढ़ जाएगा। हो सकता है किसी कारण से सीमेंट घट रहा था, सैंड ज्यादा डाल दिया, कंस्ट्रक्शन का लाइफ क्या हो जाएगा, कम। तो कहने का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर्स बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड मतलब उसको अफेक्ट करेगा। ठीक उसी तरीके से ये जो क्या कहते हैं डिफरेंट स्टेजेस में जा रहा है ना, डेवलपमेंट दिख रहा है, ये भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर दोनों के ऊपर। से फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोग को कभी घूमने का मौका मिला होगा हिमाचल प्रदेश की तरफ, या आप गए होंगे उत्तराखंड की तरफ, तो देखेंगे वहां पे भी बंदर और कुत्ते मिलेंगे, यहाँ पे भी स्ट्रे डॉग्स हैं, वहां पे भी स्ट्रे डॉग्स होंगे, यहाँ भी बंदर मिलेगा, वहां भी बंदर मिलेगा। लेकिन आप रिमार्केबल डिफरेंस देखिएगा कि वहां के डॉग्स और यहाँ के स्ट्रे डॉग्स में कि उनके यहाँ के डॉग्स के टेल लंबे होते हैं, वहां के डॉग्स का टेल शॉर्ट होगा, छोटा होता है। रीजन क्या है कि जब कोल्डर एनवायरनमेंट में हम रहते हैं तो जितने एक्सट्रीमिटीज होते हैं जैसे नेल्स, है ना, जैसे पिन्ना, जैसे टेल, ये एक्सपोज्ड एरिया है, ठीक है। जितना ज्यादा एक्सपोज एरिया होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसमिशन होगा, तो बॉडी को हीट प्रिजर्व करने में उतनी तकलीफ होगी, उतना ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, इसलिए वो उस एरिया के एनिमल्स में एडेप्टेशन है, उसका क्या होता है, वो एक्सट्रीमिटीज छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और हाइट ऑफ द बॉडी बढ़ जाएगा, लेंथ ऑफ द बॉडी बढ़ जाएगा। रीजन क्या है, बॉडी का साइज अगर बढ़ता है तो फैट डिपोजिट बढ़ा सकते हैं, फैट डिपोजिशन अगर बढ़ेगा तो इंसुलेशन बढ़ेगा, तो हीट को ज्यादा कंजर्व कर पाएगा। तो इस तरीके से देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको वेरी कराया, है ना। एक्सटर्नल फीचर वो तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो एक इननेट ऑब्जेक्ट था, ये तो लिविंग ऑब्जेक्ट है, इस पे आप देख रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना असर डालता है। अब उसी तरीके से देखिएगा जैसे कुछ ह्यूमन बींग्स हैं जो यूरोपियन ओरिजिन के हैं, तो उनके अंदर ऐसा जीन पूल है जो आप 12th पे जाके पढ़ेंगे कि ह्यूमन स्किन कलर किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ऐसा जीन पूल है कि वो किसी भी एनवायरनमेंट पे जाए उनका फेयरनेस कॉम्प्लेक्शन बना रहे, ठीक है। लेकिन
जितना फेयरनेस कॉम्प्लेक्शन उनका अपने इनहेबिटेबल एरिया जहां के नेटिव है, जहां के रहने वाले हैं यूरोप में, वहां पे होगा, उससे कम कॉम्प्लेक्शन यहां आ जाएगा। रीजन क्या है? इंटरनल एडजस्टमेंट हमारा बॉडी करता है, और जब सन रेस को ज्यादा फेस करते हैं तो स्किन के प्रोटेक्शन के लिए एक्सप्रेस होता है मेलानिन। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? सनबर्न हो जाएगा और सेल्स डैमेज होंगे। अल्ट्रावायलेट रे से इनकी सुरक्षा करनी है, इसलिए मेलानिन डिपोजिशन उनमें बढ़ेगा। तो चाहे जितने भी फेयर हो, यहां सनलाइट के प्रेजेंस में ये एडेप्टेशन है उनका कि मेलानिन बढ़े। तो क्या हो गया? ये इंटरनल एडजस्टमेंट है ना। एक्सटर्नल फैक्टर तो है, पर इंटरनल फैक्टर उसको जवाब कैसे दे रहा है, रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स मिलके कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करते हैं। उसी तरीके से जितने प्लांट्स होंगे उनके ऊपर भी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जब अटैक करेंगे, अटैक करना बेटर टर्म नहीं होगा, जब एक्ट करेंगे तो वो अपना डेवलपमेंटल पैटर्न उस तरीके से शो करेगा। ठीक है, फिर आप इकोलॉजी में भी पढ़िएगा, जैसे एक प्लांट है अश्वगंधा। ठीक है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इसका क्वालिटी है क्या कि प्रॉपर्टी है, ये कोल्डर रीजन में और हाई टेम्परेचर भी है, क्या कहते हैं, काफी ज्यादा हाइट पे उगता है। यहां तक सही है। अब क्या है, हिमालयन रीजन में जाएंगे तो वहां पे अश्वगंधा मिलेगा। अब हिमालयन रीजन में घाटी है, वहां पे भी लो टेम्परेचर है और पीक्स है ना, चोटी है जहां पे, वहां पे भी अपर रेंचेस है, वहां पे भी आपको अश्वगंधा मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल टेम्परेचर तो कम है, पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस घाटी एरिया में ज्यादा और पीक एरियाज में कम होगा। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे एयर ही कम डेंसिटी वाला होने लगता है, तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा? ऑक्सीजन तो कम हो। तो अकॉर्डिंगली अश्वगंधा में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसका कि हम मेडिसिनल यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट अपर रेंजेस में ज्यादा मिलता है बनिस्पत की लोअर रेंजेस घाटी में। तो सेम प्लांट, लेकिन उसमें डाइवर्सिटी आ जाता है। उसी तरह से जो केसर है, केसर को हम लोग यूज करते हैं जाड़े के दिनों में अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए, है ना, ये थर्मो जनरेशन करता है बॉडी में। तो केसर का एक्टिव इंग्रेडिएंट अपर रेंजेस पे पाए जाने वाले केसर के प्लांट में ज्यादा होगा बनिस्पत की लोअर रेंजेस। तो ये प्लांट्स में भी आप देख रहे हैं, जैसे सराउंडिंग एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो अकॉर्डिंगली इंटरनल एडजस्टमेंट के बाद मॉलिक्यूल्स अलग तरीके से प्रोड्यूस कर। ठीक है, इससे हम लोग ये एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ काइंड ऑफ फैक्टर्स। एस्टेब्लिश हो गया। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इनमें जो जो आते हैं इंपॉर्टेंटली लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और इसी को कह सकते हैं वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स, अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इस फैक्टर में नहीं रखते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत सारे जगहों पे, जहां हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है, जहां लो है, उसके ऊपर भी डिपेंड, पर हम लोग एटसेट्रा कर देते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे एक्सटर्नल एजेंसीज के। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के सम अप है, जो कि प्लांट के डेवलपमेंट के ऊपर, है ना, असर डालेगा। अब इंटरनल फैक्टर्स,
इंटरनल फैक्टर को फिर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लाइक जेनेटिकल जेनेटिकल मेकअप, किस तरह का उसका क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन है वो, या इन्हें आप कह सकते हैं और बेटर वे में इंट्रासेलुलर फैक्टर्स, ए सॉर्ट ऑफ इंट्रासेलुलर फैक्टर, ठीक है। और दूसरा ग्रुप हो सकता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फैक्टर। तो इसमें एक जेनेटिकल मेकअप आया, एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर के एग्जांपल में आप पीजीआर को रख सकते हैं। पीजीआर फुल फॉर्म हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या इसी को हम लोग कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। इनके ऊपर प्लांट का डेवलपमेंट डिपेंड करेगा, जैसा फैक्टर उन्हें मिलेगा अकॉर्डिंग टू दैट फैक्टर वो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सप्रेस करेंगे। यहां तक नोट कीजिए। अगर हम लोग देखें कि लाइट कैसे एज एन एक्सटर्नल फैक्टर फंक्शन कर सकता है, मतलब उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कैसे असर डालेगा, तो लाइट इंड्यूसेस इफेक्ट डायरेक्टली बाय इट्स इंटेंसिटी। और याद कीजिए तो पिछला चैप्टर जब हम लोग पढ़े फोटोसिंथेसिस, उसमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में हम लोग को बहुत सारे फैक्टर्स देखने थे, लाइट था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, टेम्परेचर था। तो लाइट का भी इंपैक्ट आया था। और उसमें क्या बोला था, जैसे जाड़े के दिनों में लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है और गर्मी के दिन में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, तो दोनों ही डेंजरस है। मतलब डेंजरस इन द सेंस कि लाइट इंटेंसिटी प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट फॉल कर सकता है ना। और लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट फिर फॉल कर जाएगा, क्योंकि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो सकते हैं। लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि एनर्जेटिक रेडिएशंस जो हैं उनकी कमी होने लगेगी। और इस कमी को पूरा करने के लिए उसमें डेवलपमेंट करना होगा, क्या होगा, ग्रीनरी बढ़ाना होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ाना होगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लाइट डायरेक्टली कैसे अपना इफेक्ट इंपार्ट करता है, सो लाइट इंड्यूसेस effect directly by its intensity. So, rate of photosynthesis is regulated, ऐसे कर सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, एटसेट्रा। दूसरा, लाइट के फोटो पीरियड पे, मतलब कितने, इसमें आपको मिलेगा फोटो पीरियडिज्म, कितने समय तक लाइट अवेलेबल है 24 घंटे में। तो देखिएगा जाड़े के दिनों में लाइट अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। डे टाइम शॉर्ट, नाइट टाइम लॉन्गर, ऐसा होता है ना। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनका की फ्लावरिंग यानी मैच्योरेशन, फ्लावरिंग हो जाना मतलब क्या है, हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले हैं, उसमें फ्लावर को किस तरह के ऑर्गन के रूप में कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो जब रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी आता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, मैच्योर हो गया, एडल्ट हो गया। एनिमल्स के टर्म में, प्लांट के टर्म में सीधे कहेंगे मैच्योर हो गया।
यानी प्लांट का मैच्योरिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट पीरियड, फोटो पीरियड। सो इस तरीके से ये प्लांट के डेवलपमेंट पे फोटो पीरियड का बढ़ना घटना अलग अलग प्लांट पे मैच्योरिटी लाता है ना। कुछ जाड़े के दिनों में मैच्योर होता है, कोई गर्मी के दिन में मैच्योर होता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये उसका स्टेज चेंज होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि नहीं। और स्टेज का चेंज होना मतलब क्या, डेवलपमेंट, दैट्स इट। सो दूसरा मेथड ऑफ इम्पार्ट इफेक्ट क्या होगा, बाय चेंजिंग फोटो पीरियड and so the maturation यानी फ्लावरिंग। ये था लाइट का कहानी, और भी है, इन शॉर्ट इतने ही। अब टेम्परेचर आप देखे होंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में आता है। उसके पीछे सोल रीजन है कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो चाहे फोटोसिंथेसिस हो। रेस्पिरेशन को हम लोग पढ़ते समय देखे क्या, ये हब ऑफ ऑल एक्टिविटीज है, खासकर एरोब्स में जो साइट्रिक एसिड साइकिल है। एक तरफ तो वो रिप्लेनिश कर सकता है, नए प्रोडक्ट को बना सकता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को तैयार कर सकता है जब बॉडी में एनर्जी का जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ जब जरूरत पड़ेगा उन्हीं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को एटीपी प्रोडक्शन की ओर चैनलाइज कर सकता है। तो एम्फीबोलिक पाथवे की तरफ आता है ना रेस्पिरेशन। ठीक है, और आप देखे होंगे जैसे ग्लाइकोलिसिस लिखे, टीसीएस साइकिल लिखे, हर एक में एंजाइम्स था। एंजाइम्स आर प्रोटीन, जो आप बायोमोलिक्यूल जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड these enzymes are highly sensitive towards variation of temperature। ये एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ऑप्टिमम एक्शन करते हैं, उससे बिलो काम नहीं करते ठीक से, और उससे ज्यादा काम नहीं करते ठीक से फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली, और फ़ारेनहाइट स्केल में बोले 98 से जरा सा भी ज्यादा बढ़ जाए तो आपको अच्छा लगता है क्या, क्या कहते हैं, आज लग रहा है जैसे फीवरिश जैसा है, थर्मामीटर लगा के देखते हैं, नहीं अभी तो 98.1 98.2 है, अरे 99 की तरफ जा रहा है, लग रहा है हमको फीवर है, पर अच्छा नहीं लगता। रीजन क्या है पता है, बिकॉज आपके बॉडी के जितने एंजाइम्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे फंक्शनल होते हैं, उससे ज्यादा होने लगेगा और रुकने लगेंगे, काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो आपको एनर्जी नहीं देगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म करके, रेस्पिरेशन करके जो एंजाइम्स आपको एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे थे, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कंपाउंड में कन्वर्सन, वो एंजाइम्स काम करना कम कर देंगे, रुकेंगे नहीं अभी, पर काम करना कम कर देंगे, तो एनर्जी प्रोडक्शन कम, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। उसी तरह से काफी ज्यादा लगे और तब देखिए तो आपका फेवरेट चीज भी आ जाए खाने के लिए तो भी आप 2 बार संकोच करेंगे, ऐसा होता है ना। बाहर रजाई में से निकलने का मन नहीं करता, बिकॉज उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में जो आप अपने आप को ओढ़ कर रखे हुए हैं, ब्लैंकेट या जो भी है, उससे आप बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करें ताकि आपका एंजाइम्स प्रॉपर काम करे। और जैसे ही आप उस कवर से बाहर निकलते हैं, योर टेम्परेचर इज गोइंग टू बी रिड्यूस बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल लोअर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बॉडी का जब फॉल करेगा तो क्या होगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और उस एडजस्टमेंट के दौरान आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो दूसरे तीसरे तरफ शिफ्ट होने लगे। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनके एंजाइम्स पे डायरेक्ट अटैक करता है, डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, और एंजाइम्स के फंक्शनल होना या नॉन फंक्शनल होना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स कैसे काम करते हैं या कैसे रिएक्ट करता है। हाई टेम्परेचर इन्हें तोड़ देता है, ठीक है, टेम्परेचर शॉक लगेगा तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स ज्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब जब टेम्परेचर कम करके हम देखना चाहेंगे कि ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि नहीं, तो पता चला नॉर्मल फंक्शन अभी नहीं कर पाएगा,
it will take time to overcome. क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं, अभी बताएं एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स है, तो नए प्रोटीन यानी नए एंजाइम्स बनेंगे तब जाके वो नॉर्मल फंक्शन करना शुरू करेगा। इसलिए फीवर के बाद आपको नॉर्मल सी लाने में थोड़ा समय लग जाता है। हाई टेम्परेचर में बहुत सारे एंजाइम्स डैमेज हो गए, उन एंजाइम्स को दोबारा जब बॉडी बना लेगा देन यू विल कम बैक टू नॉर्मल। समझ गए? और यही ठंडा लग जाए, थोड़ी देर के बाद गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म पानी पीने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, आप नॉर्मल काम करने लगते हैं। ऐसा होता है आज ठंडा लग गया तो 3 दिन तक काम नहीं कर पा रहे, ऐसा होता है क्या? नहीं। और जो लोग के साथ हो रहा है वो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब बॉडी आपका एडजस्टमेंट कर रहा था ना टेम्परेचर, उस समय आपके बॉडी का फोकस प्रोटेक्शन से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ अभियान की ओर था। ठीक है? तो जब आपका वो फेज आया, अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन ने आप पर अटैक किया, इसलिए आप कमजोर हो। ये नहीं कि टेम्परेचर की वजह से एंजाइम्स ने कम काम करना शुरू किया, इस वजह से आप कमजोर हुए, नहीं, नॉट एट ऑल। उस समय अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शंस ने आपके ऊपर अटैक किया, दैट इज व्हाई यू आर एंगेज्ड इन अदर वर्क्स, इसलिए आप नॉर्मलसी की तरफ आने में टाइम लगा। अदरवाइज अगर अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन को मौका नहीं मिला तो जैसे ही आप गर्म पानी, गर्म दूध या गर्म चाय पीते हैं, जो भी हॉट ड्रिंक है उसको कंज्यूम करते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, नॉर्मल सी मेंटेन हो जाता है, आप काम करने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना? दिस इज द रीजन। तो ऑल द वर्क्स आर गोइंग टुवर्ड्स द enzymatic action and those enzymes are affected by the temperature variation. So temperature it directly affect the enzyme functions, and so both photosynthesis and respiration are impacted. क्योंकि दोनों को आप जब पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस हो चाहे रेस्पिरेशन हो, इसमें एंजाइम्स का फंक्शन होते हुए आप देखें। रूबिस्को C3 साइकिल में था, पेप कार्बोक्सिलेज C4 साइकिल में था, कैम्प साइकिल में भी वही पार्टिसिपेट कर रहा है, C3 C4 कैम्प साइकिल में। ट्रासोलैंड एसिड मेटाबॉलिज्म जो जेरोफिटिक प्लांट्स में होता था, उल्टा चलता था थोड़ा, C4 साइकिल वो भी देता है विद वेरिएशन। तो कहने का मतलब है फोटोसिंथेसिस हो चाहे रेस्पिरेशन हो, बोथ आर enzyme dependent processes and these are sensitive to temperature, that is why it is directly affecting them. Now come down to the humidity, water availability. अगर वाटर कम होगा, वाटर स्ट्रेस आएगा, है ना? और अगर वाटर ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, बाहर आ गया तो देखिए, तो बहुत सारे प्लांट्स बह जाते हैं। कुछ एक प्लांट है जिन्हें बहुत ज्यादा पानी जैसे चाहिए, जैसे पैडी मतलब कि राइस, वो बाढ़ के ही पानी में, जैसे आप नॉर्थ बिहार की तरफ जाएंगे तो वहां तो पानी आ ही जाता है, तो उस समय का वहां के किसान फायदा उठाते हैं। उसके पहले, इससे पहले कि बाढ़ आए, चावल रोप देते, पानी आएगा ही, लो लाइंग एरिया है तो उसको सिंचाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाढ़ के ही पानी में चावल आ गया। और फिर क्या करते हैं, उसी में मछली का चारा छोड़ देते हैं, मछली के बच्चे, तो फिश ग्रो कर जाते हैं, फिशरी भी हो जाता है, चावल भी मिल जाता है। इस वजह से क्या होता है, उन लोग को काफी फायदा हो जाता है। तो कहीं पे बाढ़ डिवास्टेशन करता है, बट दे आर टेकिंग दिस नेचुरल कैलेमिटी फॉर देयर बेनिफिट। तो कहने का मतलब है क्या है कि बहुत सारे जगहों पे ओवर वाटरिंग प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत सारे जगहों पे अंडर वाटरिंग प्रॉब्लमेटिक होता है। ओवर वाटरिंग इसलिए प्रॉब्लमेटिक होता है कि रूट पूरी तरीके से ढक जाते हैं, एयर स्पेसेस लॉक हो जाते हैं, रूट नहीं रहेगा, प्लांट कहां से रहेगा? रूट क्यों नहीं रहेगा? रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जिंदा कैसे रहेगा? तो जिसका रूट गया
तो पूरा का पूरा प्लांट ढह जाएगा। पर कुछ एडेप्टेड होते हैं, इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजन दे डू देयर रूट डू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स के रूट्स में यही फेनोमेना चलता है। अगर ऑक्सीजन कम मिला तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, जिंदा रह जाते हैं। रूटी को प्रॉब्लम था ना, स्टेम तो ऊपर खिला हुआ है, लीफ उसके ऊपर है, तो दे आर गेटिंग ऑक्सीजन। ओनली वन पार्ट विच इज द बेस, they are adapted to that, so they can survive in waterlogging condition also. Now underwater condition, इसमें सबको प्रॉब्लम होने वाला, और ये एडेप्टेशन खोजता है जो कि सकुलेंट्स यानी कैक्टस जैसे प्लांट्स में होता है। वो क्या करते हैं, क्यूटिकल थिक कर लेते हैं, संकेन स्टोमाटा, छिपा हुआ स्टोमाटा रहता है, इसलिए इवेपोरेशन कम होता है, न के बराबर वाटर स्टोर कर लेता है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वाटर स्ट्रेस को हैंडल कर। तो जहां पे वाटर स्ट्रेस है, चाहे ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग, प्लांट्स अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, तो उनमें डेवलपमेंट अलग तरीके का हो रहा है। दिस इंड्यूसेस चेंजेस इन डेवलपमेंट of the plants in order to adjust with proper not availability, proper requirement of water to them। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। काफी सारी चीजें आ गई एक साथ। बचता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी हैं? कोई भी सिंपल आदमी इसका जवाब दे सकता है। बॉडी बिल्डअप इसी की वजह से होगा। यही न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बिल्डअप करेंगे, और तभी तो उसका साइटोप्लाज्म बनेगा, तभी तो न्यूक्लियस बनेगा, तभी तो प्रोटोप्लाज्म आएगा एग्जिस्टेंस में। सो द न्यूट्रिएंट्स are a factor of influence because they are needed for the build-up of the plant body। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट में सबसे सिंपल हम लोग ले सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्यों चाहिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। और पूरा का पूरा प्लांट बॉडी हाइड्रोकार्बन से ही तो बना है। अदर एलिमेंट्स होंगे, अदर एटम्स होंगे, पर कार्बन और हाइड्रोजन छोड़कर कोई दूसरा एलिमेंट डायरेक्टली उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूट थोड़े ना करेगा। और अगर होंगे ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में शामिल होगा, है ना। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बहुत कम मात्रा में बॉडी में यूज किए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको यूज किया जाता है किसी न किसी, या तो आयनिक बैलेंस के लिए, या फिर उनको यूज किया जाता है एज ए इंपॉर्टेंट ग्रुप
इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के प्रॉपर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए मिनरल्स का यूज होता है। या फिर फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोटीन्स है, जैसे साइटोक्रोम्स आप देखें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस में, उसके बाद फिर इसमें देखें फोटोसिंथेसिस में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ना, और उधर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्सेट्रा, ये सब प्रोटीन्स है। तीन सब में आयरन यूज होता है, आयरन दिख रहा है। फिर आप देखेंगे क्लोरोफिल, उसमें आपको मैग्नीज चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए होता है दूसरे काम के लिए। फिर बहुत सारे एंजाइम्स है, जैसा आपको बताया, उसमें भी आपको इसमें मिनरल्स का या मेटल्स का जरूरत पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इनऑर्गेनिक एटम्स जो हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बहुतायत में चाहिए। सभी किस कैटेगरी में आ रहे हैं? न्यूट्रिएंट। सो इसमें ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। अब आते हैं ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी किस तरीके से अफेक्ट करेगा? सिंपल, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी उसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, यानी रेस्पिरेशन के नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। जैसे देखिएगा हाई ऑल्टीट्यूड में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनका आकार देखिएगा जस्ट लाइक द क्रिसमस ट्री होता है, कॉनिकल होता है ना। उसके बाद उनके जो लीव्स होते हैं निडल लाइक होते हैं, लंबे नुकीले। इस एडेप्टेशन के पीछे रीजन क्या है? कि उसके सतह पे बर्फ ना जम जाए। बर्फ जम जाएगा तो लीफ का क्या हाल होगा? स्टोमाटा लॉक हो जाएगा, फिर गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? इसीलिए वो अपना एडेप्टेशन ऐसा लाता है कि उसपे स्नोफॉल हो, लेकिन स्नो उसके सरफेस पे, लीफ के सरफेस पे ना जमा हो। तो ठंडा गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, वो अपना रेस्पिरेशन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी उनके, है ना, अपीयरेंस को भी असर डालता है, अफेक्ट करता है। तो नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, एज रेस्पिरेशन in them is aerobic type and so oxygen dependency is there. डन, इतना पूरा कीजिए। उसके बाद आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। हम लोग को देखना है अब इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स, इंट्रासेलुलर एग्जाम्पल, या ऐसे कहें फॉर एग्जाम्पल द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स by the chromosomes। एक एग्जांपल हो सकता है इंटरनल, है ना, इंट्रासेलुलर फैक्टर का। देखिए क्रोमोसोम पर क्यों क्रोमोसोम इतना इंपॉर्टेंट है? वो एक्चुअली सेल के लाइफ का ब्लूप्रिंट रखता है। ब्लूप्रिंट कहने का मतलब है इसमें जो भी एक्टिविटीज जिस तरीके से होंगे, किस पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सा एक्शन होगा, these all are present in the chromosome in the form of some coded message। ठीक है, तो इसीलिए वो प्लांट के लाइफ को पूरी तरीके से अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है।
है ना, जिस प्लांट पे जिस तरह का कोडेड मैसेज होगा उस प्लांट का लाइफ अकॉर्डिंगली चलेगा, उसी तरीके से ग्रोथ होगा, उसी तरह से डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी प्लांट लें और फॉर एग्जाम्पल हम अगर बैनियन ट्री ले, तो बैनियन ट्री के क्रोमोसोम में है कि उसे पेरिनियल प्लांट बनना है, सालों साल रहेगा। पी प्लांट क्या है, सीजनल प्लांट है, सीजन खत्म वो भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है क्रोमोसोम में उस प्लांट का लाइफ एक तरह से कह सकते हैं कोडेड रहता है, और वो जैसा कोडिंग लेकर आएगा अकॉर्डिंगली देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो ज्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करते क्योंकि इनहेरिटेंस हम लोग को अलग से पढ़ना भी है ना 12th में। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी जस्ट सम इट अप लाइक दिस। अगला देखिए इंटरनल फैक्टर्स में एक्स्ट्रा सेलुलर एजेंट्स या एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर्स, और यहां से एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। extracellular, that is like the PGRs, plant growth regulators, growth regulator नाम दिया गया है। किसी ना किसी तरीके से प्लांट के ग्रोथ को मॉडिफाई करेगा, और अगर ग्रोथ मॉडिफाई होता है तो डेवलपमेंट मॉडिफाई होगा, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन, है ना। तीन को हम लोग बांटते हैं, इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। मैटर के स्टेट होते हैं ना, उस आधार पे इसे हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है लिक्विड PGR, लिक्विड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और दूसरा होता है गैसियस PGR। ठीक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो 10th में पढ़े ही होंगे। लिक्विड PGR में आता है कौन कौन सा, ऑक्सीन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, हाँ बिल्कुल, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, और इसमें इथिलीन। ऑक्सीन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये कह सकते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। ये ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। और एब्सिसिक एसिड, इट इंड्यूसेस सेनेसेंस, एक टर्म है सेनेसेंस, ये सेनेसेंस इंड्यूस करता है, यानी पुराना हो गया, मैच्योर हो गया, ओल्डर है, दे शुड फॉल डाउन, दे शुड लीव द प्लांट बॉडी, उस चीज का, है ना, इंडक्शन होता है एब्सिसिक एसिड की वजह से। और इथिलीन अगेन मैच्योरिटी इंड्यूसर इन द फ्रूट्स। तो कच्चे फल को पके फल में कन्वर्ट करने के लिए ये रिक्वायर्ड है, ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है, तो जिन लोगों को बागीचे का मतलब ऑर्चार्ड का एक्सपीरियंस है, तो पाइएगा क्या कि जैसे ही, अब तो आम का सीजन आ रहा है, जैसे ही एक भी पेड़ पे आम पक जाएगा तो माली इमीडिएट कोशिश क्या करता है, उस आम को गिरा दे। रीजन क्या होगा, पका हुआ आम जैसे ही पकेगा उसमें से इथिलीन निकलने लगेगा, और वो इथिलीन अगल बगल के आम पर एक्ट करेगा और दूसरे आम को पकाएगा। अब क्या हुआ, पहले एक आम से इथिलीन निकल रहा था, अब 10 आम मान लीजिए पक गया उसके वजह से,
अब 10 आम से इथिलीन निकलने लगेगा, और 1 से अगर 10 पे जाता है तो 10 से कितने पे जाएगा? 100, फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो ये चेन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आप देखें हैं कैसे सेल डिवीजन एक्सपोनेंशियल होता है, जब डॉटर सेल्स भी डिवीजन कैपेबल होते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ना, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है। उसी तरीके से अगर ऐसा ही रहा तो देखते ही देखते पूरे ऑर्चार्ड, पूरे बागीचे का आम पक जाएगा। और अगर सब आम पक गया तो मजबूरी होगा, अगर उसे नहीं आप तोड़ते हैं तो पेड़ पे ही सड़ जाएगा या जानवर बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो आप पूरे साल का मेहनत लगा के, मतलब कई साल इंतजार करके इतना बड़ा पेड़ हुआ, और उसके बाद अब आपके कमाने की बारी है, सारा आम एक ही बार में पक गया, बिकेगा तो किसान को नुकसान होगा। इसलिए वो चाहता नहीं है कि सब आम एक साथ पके, कुछ कुछ आम पके। मान लेते हैं वो एक एवरेज निकाल लेता है कि 3 दिन में एक टोकरी आम हम बेच देते हैं, एक टोकरी में मान लेते हैं 20 किलो आम होता है, तो ऑन एन एवरेज एक आम अगर 250 ग्राम के आसपास आ रहा है तो 1 किलो में कितना आम चढ़ेगा? 4। और हम देख लेते हैं एवरेज लगा कि एक टोकरी में यानी कि 20 किलो आ रहा है, तो 20 चौके 80, यानी बड़ा टोकरी है उसमें 80 आम आ सकता है, तो 70-80 आम पकने लगेगा, उसको गिरा देगा। एक एवरेज बताए, बहुत कैलकुलेटिव होता है एग्रीकल्चर। ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ही कुछ काम कर लिए, क्योंकि उसमें हर कदम पे प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है, तभी जाके किसान उससे अर्न कर पाएगा। और उसे अगर ये इकोनॉमी नहीं समझ में आएगा, पॉकेट से पैसा लग जाए, बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए उसे बड़ा होशियार होके काम करना होता है। समझ गए? तो ये इथिलीन की गाथा थी। इट वाज क्या, इट इज एक्चुअली ए राइपनिंग इंड्यूसर ऑफ द प्लांट्स, फ्रूट्स। तो इस तरीके से ये मैच्योरिटी ला रहा है। अब देखिए मैच्योरिटी आया मतलब क्या, एक नया स्टेज आ गया, है ना? तो डेवलपमेंट आया। दिस इज द रीजन व्हाई दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट इंड्यूसर्स। यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए ऑक्सिन है, ऐसा करें, एक टेबल बना लेते हैं। पीजीआर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सिन ये होता है इंडोल एसिटिक एसिड, शॉर्ट में IAA, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, IBA, एटसेट्रा। यानी ये इंडोल डेरिवेटिव्स है। इंडोल डेरिवेटिव है। इंडोल एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड जब हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा, उस समय आपको याद दिलाएंगे। देखिए इंडोल के बारे में चर्चा किए थे, ऑक्सिन ये रहा इसका ग्रुप। सेकंड जिबरेलिन, ये जिबरेलिक एसिड के फॉर्म में आता है, मिलता है, लाइक GA1, GA सेकेंड, GA थर्ड, एटसेट्रा। केमिकली these are terpenes, ये रिंग कंपाउंड्स हैं टर्पिन्स।
टर्पीन्स क्या है? रिंग कंपाउंड्स, रिंग हाइड्रोकार्बन्स ज्यादा बेटर होगा। नंबर 3 साइटोकाइनिन, इन्हें कहा जाता है प्यूरिन डेरिवेटिव। केमिकली दे आर प्यूरिन डेरिवेटिव। प्यूरिन एक तरह का नाइट्रोजनस बेस है, ए काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। और इस नाइट्रोजनस बेस में दो टाइप होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एडेनिन एंड गुआनिन। अभी आपको अजीब साउंड हो रहा होगा, सर क्या बोले जा रहे हैं, ये सब तो कभी सुने ही नहीं है, पर आप बायोमॉलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे सब कहीं ना कहीं आएंगे। सो बी पेशेंट, और जितना बता रहे हैं उतना भी ध्यान में रखते जाइए। जैसे जैसे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी चर्चा होगी, तो स्ट्रक्चरली भी आप उसको समझेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर जो है उसकी खासियत क्या है, बायोलॉजिस्ट वाले के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपको बायो में भी पढ़ना है ना, और बायो वाले हो चाहे केमिस्ट्री वाले हो, सॉरी मैथ्स वाले हो, इन्हें 12th में केमिस्ट्री में पढ़ना है, सेकंड बुक में, वहां भी बायोमॉलिक्यूल्स। बट यहाँ पे अप्रोच अलग है, वहां अप्रोच अलग है। यहाँ आप फंक्शंस देखते हैं, क्या काम करता है, क्या काम करता है, स्ट्रक्चर पे कम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और वहां पे स्ट्रक्चर तो दोनों जगह है ना, कॉमन फैक्टर है स्ट्रक्चर, पर यहाँ इसके फंक्शन देखते हैं, क्या काम हो रहा है, सेल में क्या कर रहा है, लिविंग सिस्टम में क्या काम करता है। केमिस्ट्री में उनके केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, यही अप्रोच में अंतर है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, कंपनसेट करता है। यहाँ आप फंक्शन देख रहे हैं और वहां से समझ के आते हैं, अच्छा ये केमिकल रिएक्शन था इसीलिए ऐसा फंक्शन, ठीक है। तो ये एसेंशियल पार्ट है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो आएंगे कहीं ना कहीं। तो यहां हम लोग को क्या मिला, ये प्यूरिन डेरिवेटिव है। प्यूरिन क्या है भाई, एक प्रकार का नाइट्रोजनस बेस है, और ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन और गुआनिन दो तरह का होता है। अब आते हैं वापस साइटोकाइनिन, ये एडेनिन या गुआनिन, तो कहता है ये एडेनिन डेरिवेटिव है। तो एडेनिन क्या हो गया, प्यूरिन, इसीलिए स्ट्रेट वे हम लोग सेफ वे में कहते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव। तो हम लोग इसमें जोड़ते हैं स्पेशली दे आर एडेनिन डेरिवेटिव। As for example, N6 furfuryl 2-amino प्यूरिन, एक कंपाउंड का नाम है N6 furfuryl 2-amino प्यूरिन। This is N6 furfuryl 2-amino प्यूरिन। अब नेमिंग कैसे होगा, नंबरिंग कैसे होगा, वो देखिए। इसका नंबरिंग यहां से स्टार्ट होता है, इस नाइट्रोजन से। ये सीरियल नंबर 1, this is serial number 2, this is serial number 3, this is serial number 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8 and this is 9। फॉरफ्यूराइल ग्रुप यहां पे लगा हुआ है 6 पोजीशन पे, इसीलिए N6 कहा है ना, N6। एटसेट्रा। ये हो गया साइटोकाइनिन। अब आते हैं एब्सिसिक एसिड।
एब्सिसिक एसिड के बारे में कहते हैं दीज आर कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स। और कैरोटीनॉइड कैसा होता है, किसको याद है, क्या चीज है कैरोटीनॉइड, इसके बारे में कहां पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस में इसका क्या रोल था, एज ए पिगमेंट। ये पिगमेंट क्या करता था, पिगमेंट मतलब कलरफुल मॉलिक्यूल हो गया। ये पिगमेंट करता क्या था, इसको कहते हैं उम्मीद जगा के उम्मीद तोड़ देना। ये पिगमेंट क्या करता था, एलएससी में मिलता था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। एसेसरी मॉलिक्यूल्स या एंटेना मॉलिक्यूल्स का एक हिस्सा है ना, था ना एसेसरी मॉलिक्यूल्स। और उसका सेंट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के मदद के लिए रहता था, तो प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। और कहां पे, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के कहा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, क्योंकि एलएसीज कहां होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। सो दे आर देयर। तो ये उस कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है, ये एब्सिसिक एसिड। और इथिलीन, इसमें क्या कहना, C2H4, this is the chemical constitution या structural formula of this one। यहीं तक रखिए।